हाय, मैं डीएन वर्मा। स्वागत है मेरे चैनल। आजकल सब लोग जो है आतंकित हैं डेंगू बुखार को लेकर। यह पूरे भारत में जो है विभिन्न राज्यों में अपना पैर फैला रहा है और काफ़ी लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं और कुछ लोगों की मृत्यु भी हो रही है। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं कि डेंगू फीवर कैसे होता है, यह जो है कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इस बीमारी के क्या क्या लक्षण हैं और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो डेंगू फीवर है ये जो है किससे होता है। बहुत तरह के माइक्रोब्स होते हैं। जनरली जो पैथोजेंस है, रोगाणु हैं, उन्हें 5 ब्रॉड ग्रुप में बांटा गया है: वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड वर्म्स। तो डेंगू फीवर किससे होता है? तो डेंगू फीवर का कॉजेटिव एजेंट जो है एक वायरस है जिसको डेंगू फाइबर, सामान्य रूप से डेंगू फाइबर कहते हैं। ये फ्लेवी वायरसेस के समूह का वायरस है और यह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बना वायरस है, यानी यह आरएनए वायरस है। अब डेंगू वायरस जो है इसको शॉर्ट में DEN भी कहा जाता है और डेंगू वायरस के 4 प्रजाति पाए जाते हैं: DENV1, DENV2, DENV3 एवं DENV4। तो ये चारों प्रजाति जो है ये डेंगू फीवर जो है कॉज करते हैं। अब जानते हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो डेंगू वायरस को फैलाने वाला कौन है? तो डेंगू वायरस को फैलाने वाला एक मॉस्किटो का प्रजाति है जिसको एडिस कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि मच्छर की सामान्यतः 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक एनोफिलीज है, दूसरा क्यूलेक्स है और तीसरा एडिस है। तो एनोफिलीज से जो है मलेरिया जो है फैलता है, क्यूलेक्स जो है सामान्यतः फाइलेरिया को फैलाता है और एडिस जो है वो डेंगू के वायरस को फैलाता है। तो एडिस का 2 स्पेसीज है जिससे डेंगू जो है वो फैलता है। कौन कौन सा स्पेसीज है? तो पहला स्पेसीज है एडिस एजिप्टाई, एडिस एजिप्टाई, और दूसरा इसका स्पेसीज है एडिस एल्बोपिक्टस, एडिस एल्बोपिक्टस। तो एडिस मॉस्किटो के इस 2 प्रजाति से वायरस जो है डेंगू का वायरस फैलता है एक आदमी से दूसरे आदमी में। तो ये हो गया कि संक्रमण कैसे होता है। संक्रमण किसके माध्यम से हो रहा है? मच्छर के माध्यम से। कौन से मच्छर के माध्यम से? एडिस मच्छर के माध्यम से। और इसका 2 प्रजाति है जो मच्छर जो है वायरस को फैलाते हैं। अब जानेंगे इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है कि वायरस शरीर में जाए उसके बाद उसको रोग का सिम्टम उत्पन्न करने में कितना समय लगता है, ये इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। तो इस बीमारी का, डेंगू फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड है 5 to 7 डेज, यानी आज अगर वायरस जा रहा है तो 5 या 7 दिन के बाद जो है डेंगू फीवर का सिम्टम जो है शरीर में नजर आने लगेगा। अब चलते हैं सिम्टम्स के बारे में, यानी डेंगू फीवर जो है इसमें क्या क्या सिम्टम्स है। तो जैसा कि हम नाम से ही जान रहे हैं, नाम में ही लगा हुआ फीवर, तो सबसे मेन जो है इसका सिम्टम है हाई फीवर, और इसमें 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है फीवर जो है हो सकता है। और हाई फीवर के अलावे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो बॉडी में देखे गए हैं। तो हाई फीवर के अलावे पहला सिम्टम जो है वो है परसिस्टेंट वॉमिटिंग, यानी लगातार वॉमिटिंग हो रहा हो, यानी एक दिन में लगभग 3 से 5 बार वॉमिटिंग हो सकता है। उसके बाद दूसरा सिम्टम है एब्डोमिनल पेन, यानी एब्डोमेन वाले रीजन में, उदर वाले क्षेत्र में जो है दर्द होगा, पेन होगा, इसको एब्डोमिनल पेन कहते हैं। तो उदर वाले क्षेत्र में, यानी छाती वाला रीजन हमारा थोरेसिक रीजन है, वक्ष का वाला भाग है, और वक्ष के नीचे का भाग उदर का भाग कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एब्डोमेन कहते हैं। तो एब्डोमिनल पेन यानी स्टोमक इंटेस्टाइन वाले रीजन में दर्द होगा। उसके बाद तीसरा जो है वो है म्यूकोसल ब्लीडिंग, यानी जहाँ भी म्यूकोसल मेम्ब्रेन है वो फट जाएगा और वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। तो म्यूकोसल ब्लीडिंग हो गया।
उसके बाद सडन ड्रॉप इन प्लेटलेट्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, और इससे जो है ये बहुत ज़्यादा अगर प्लेटलेट्स गिर जाए तो जो मरीज है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो कहता है कि सडन जो है, अचानक जो है ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है, यानी डाउन होने लगता है। तो ये हो गया सडन ड्रॉप इन प्लेटलेट्स। उसके बाद जो है कहता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा, सांस लेने की प्रक्रिया में दिक्कत होने लगेगी, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद कहता है अगला जो है रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी, यानी बेचैनी जैसा महसूस होगा, उत्तेजनशीलता लगेगा, बेचैनी जैसा महसूस होगा, यानी डिस्कम्फर्ट फील करेगा आदमी, आराम नहीं महसूस होगा शरीर को, तो ये एक सिम्टम हो गया। उसके बाद अगला सिम्टम है हम लोग का कोल्ड और क्लैमी स्किन, त्वचा जो है वो ठंडा हो जाएगा और थोड़ा चिपचिपा जैसा हो जाएगा, इसको कोल्ड एंड क्लैमी स्किन कहते हैं। उसके बाद कहता है आई पेन, आँख जो है, आई बॉल जो है इसके पिछले हिस्से में दर्द होगा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है किसका, डेंगू का। और उसके बाद जो है मसल पेन, बॉडी में जो मसल्स हैं उसमें दर्द होगा। बोन पेन, यानी हड्डी में दर्द होगा, हड्डी में काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, इसीलिए इसको ब्रेकबोन फीवर भी कहा जाता है, हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। और उसके बाद हेडेक, सिर में दर्द होगा। उसके बाद सोलेन ग्लैंड्स, यानी जो ग्लैंड्स हैं जहाँ तहाँ ये जो है ये फूल जाएंगे, तो ग्लैंड्स जो है वो स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, और त्वचा पर रैशेज भी आ जाते हैं, लाल लाल जो है चित्ती जैसा हो जाएगा, जिसको हम लोग स्किन रैश कहते हैं, तो त्वचा पर रैश भी आ जाता है। अगला सिम्टम है वॉमिटिंग ब्लड, यानी मुंह से जो है के माध्यम से ब्लड जो है का उल्टी होने लगता है। फिर है ब्लड इन स्टूल, यानी मल के साथ जो फीकल मैटर है हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जब शरीर से बाहर आता है, फीकल मैटर या स्टूल, इसके साथ ब्लड बाहर निकलने लगता है। और कभी कभी जो है नाक से और गम से भी ब्लीडिंग होने लगता है, नाक से भी खून आने लगेगा और मसूड़ा से भी जो है खून निकलने लगता है। तो ये सब जो है सिम्टम्स है। हाई फीवर के अलावे इसमें से अधिकांश सिम्टम जो है डेंगू फीवर में जो है शरीर में देखे जा सकते हैं। अब हम चलेंगे स्टेजेस ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर जो होता है उसका 3 स्टेज, कौन कौन सा स्टेज है? पहला है फेब्राइल, इस स्टेज में शरीर में फीवर जो है, टेम्परेचर जो है बॉडी का बढ़ने लगता है, तो ये फीवर वाला स्टेज है। उसके बाद सेकंड स्टेज है क्रिटिकल स्टेज, क्रिटिकल स्टेज में बाकी सब सिम्टम्स जो है आ जाते हैं, ब्लड का वोमिटिंग होने लगा, एब्डोमिनल पेन होने लगा, मसल में पेन होने लगा, हड्डी में पेन होने लगा, तो ये सब जितना भी सिम्टम हम लोग देखे जो क्रिटिकल वाले स्टेज में ये सब आते हैं। और उसके बाद तीसरा है कॉन्वेलिसेंट या रिकवरी स्टेज, जिसमें अब शरीर जो है धीरे धीरे बीमारी के बाद जो है अब हीलअप हो रहा है, तो इसको रिकवरी स्टेज या कॉन्वेलिसेंट स्टेज कहते हैं। तो हम लोग जाने स्टेजेस के बारे में कि डेंगू फीवर का कौन कौन सा स्टेज है। अब चलते हैं प्रिवेंशन में, बचाव, कैसे बचेंगे इस रोग से। तो इसके लिए अब है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। तो पहले हम लोग डूज देख लेते हैं, क्या क्या करना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, मच्छर के माध्यम से। तो सबसे पहला जो है काम करना है कि मच्छर से बचना है, मच्छर आपको नहीं काटे, इससे बचना है, और इससे बचने के लिए जितना उपाय आप कर सकते हैं वही उपाय करना है, यही एक बचने का उपाय है। तो कहता है कि यूज मॉस्किटो नेट्स, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करें, बिना मच्छरदानी के नहीं सोएं। दूसरा, मॉस्किटो को भगाने के लिए, मच्छर को भगाने के लिए जितने भी प्रकार के जो है सामग्री या फिर कहिए कि जो कॉइल है, स्टिक है, लिक्विडेटर है, यानी जितने भी प्रकार के मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, मॉस्किटो को दूर भगाने वाले जितने भी तरह के पदार्थ हैं, उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल अभी कीजिए, ठीक है। जैसे मार्केट में कॉइल आता है, स्टिक आता है, लिक्विडेटर आता है, उसके बाद बहुत सारा जो है आजकल
लिक्विड आ गया है रोलर के रूप में, जिसको आप स्किन पर, जो एक्सपोज्ड आपका स्किन है उस पर लगा सकते हैं। ओडोमॉस के नाम से जो है क्रीम आता है, जिसको आप एक्सपोज्ड स्किन पर लगा सकते हैं। तो इस तरह का जो है क्रीम का जो है और रिपेलेंट्स का इस्तेमाल कीजिए। और उसके बाद जो है कहता है कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, यानी बिजली से चलने वाले बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स भी मार्केट में आ गए हैं, जैसे मॉस्किटो को ट्रैप करने वाला, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। ये आप जानते होंगे कि आजकल अधिकांश लोग इस्तेमाल करते हैं मॉस्किटो को मारने वाला इलेक्ट्रिक बैट, इसको चार्ज करके इससे मच्छर को मार सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। और उसके बाद जो है कहता है कि घर के अंदर पानी जमा न होने दें, यानी कूलर में पानी भरा हुआ लोग छोड़ देता है, उससे मच्छर जो है ग्रो करने लगता है। मच्छर से बचना है, और मच्छर जो है अंडा देता है पानी में, उसका लार्वल स्टेज डेवलप होता है पानी में, और इसीलिए घर में पानी के जमाव से बचना है। कूलर में पानी नहीं जमा हो, फ्रिज के पीछे जहाँ पानी गिरता है वहाँ जमा नहीं हो, छत पर जो है बहुत सारा पॉट हम लोग जो है, गमला है, ये सब जो है टायर है, ये सब जो है छत पर रख देते हैं, बरसात के मौसम में पानी इसमें जमा हो जाता है, तो घर में छत पर पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। और अगर घर के आसपास पानी जमा है तो क्या करेंगे? घर के आसपास पानी का कोई स्रोत है, कोई तालाब है, गड्ढा है, उसमें पानी जमा है, ठीक है, तो उससे बचने के लिए समय समय पर थोड़ा उसमें केरोसिन ऑयल डाल देंगे। अब केरोसिन ऑयल डालने से क्या होगा? केरोसिन ऑयल जो है पतला लेयर के रूप में जो है पानी के सतह पर फैल जाएगा, और हवा से पानी के संपर्क को तोड़ देता है, जिससे पानी के अंदर ऑक्सीजन जो है डिसॉल्व नहीं हो पाता है, और जो मॉस्किटो का लार्वा पानी में विकसित हो रहा है वो धीरे धीरे मरने लगता है। तो आप थोड़ा थोड़ा केरोसिन ऑयल जो है उस पानी में समय समय पर डालते रहिए, और घर के आसपास जो है ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें, जिससे मॉस्किटो जो है नहीं आएंगे। विंडो में नेट लगा दें, जो वायर का जो है लोहे का बना हुआ जाली जैसा आता है, गेज आता है, वायर गेज, इसका इस्तेमाल कीजिए ताकि मच्छर जो है अंदर नहीं आए। तो ये सब बचने का जो है उपाय है, क्या करके हम लोग मच्छर से बच सकते हैं, यानी डेंगू फीवर से बच सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स में पपीता और कीवी जो है खिलाना चाहिए, 2-3 टुकड़ा जो है पीस जो है पर डे जो है खिलाइए। ये ब्लड में जो है प्लेटलेट्स की मात्रा को बढ़ाता है। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्लूइड जो है पेशेंट को दिया जाना चाहिए। रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ दीजिए, जिससे शरीर में पानी का कमी नहीं। अब जानेंगे डोंट्स के बारे में, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इस रोग से बचने के लिए क्या क्या नहीं करना है? तो एनर्जी ड्रिंक्स नहीं लेना है, ठीक है। कॉफ़ी, चाय या वैसे जो है दूसरे ड्रिंक्स जिसमें जो है कैफीन पाया जाता हो, इसको नहीं लेना है, क्योंकि ये डायूरेटिक होता है, यानी यूरिन के मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे शरीर से पानी का लॉस होने का संभावना ज़्यादा रहता है। इसीलिए क्या क्या नहीं लेना है? एनर्जी ड्रिंक्स कोई भी नहीं लेना है, कॉफ़ी नहीं पीना है, चाय नहीं पीना है। उसके बाद नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है, जैसे जो नॉन स्टेरॉयडल यानी जिसमें स्टेरॉयड नहीं हो, और एंटी इन्फ्लामेटरी दवा जैसे आइब्रुफेन, मार्केट में जैसे ब्रुफेन के नाम से ही आता है टैबलेट, और एस्पिरिन जो दर्द के लिए हम लोग खाते हैं, ये दोनों दवा नहीं खाना है। आइब्रुफेन और एस्पिरिन दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि कहता है कि ये जो है ब्लीडिंग के चांस को बढ़ा देते हैं। ऐसे ही इस रोग में ब्लीडिंग का संभावना है इतना ज़्यादा, और ये दोनों दवा जो है ब्लीडिंग के संभावना को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इसलिए इस दोनों दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। अब जानेंगे ट्रीटमेंट के बारे में कि कंट्रोल या ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो कंट्रोल या ट्रीटमेंट के लिए पहले इसकी जांच कराएं, अपने नज़दीकी जो है फिजिशियन से, डॉक्टर से मिलें, जांच कराएं कि डेंगू का संक्रमण है या नहीं, और डॉक्टर के द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार जो है दवा लें। लेकिन यहाँ बता दें कि दवा में एक्चुअली जो है पेन और फीवर जो है से रिलीफ के लिए पैरासीटामोल दिया जाता है।
और उसके बाद कहता है कि अगर प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा घट जाए, जो पैथोलॉजिकल टेस्ट कराने पर आपका जब पता चले कि आपका प्लेटलेट्स का काउंट जो है नीचे जा रहा है, बहुत घट रहा है, तो प्लेटलेट्स चढ़ाया भी जाता है। और उसके बाद ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में ऐसा पदार्थ जो है लें जो कि शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखे, जिसके लिए मैं बताया कि कुछ फ्लूइड्स जो है लिए जाते हैं। तो ये हो गया ट्रीटमेंट। हम लोग जाने कि किस प्रकार जो है डेंगू होता है, डेंगू जो है कैसे फैलता है, डेंगू से बचने का क्या उपाय है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इसका क्या इलाज है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।